ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 1 बजने को हैं। इस वक्त बड़ी खबर जिसके बारे में विस्तार से हम आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे। तो ये जो जासूसी का मामला है, इसमें मलेरकोटला पंजाब की गजाला की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने जो एजेंसीज को बताया है उससे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। गजाला पहली बार फरवरी 2025 में पाकिस्तानी हाई कमीशन गई थी। हाई कमीशन में दानिश नाम का अधिकारी उससे मिला। हाई कमीशन में दानिश वीजा डेस्क पर काम करता था। दानिश ने डॉक्यूमेंट से उसका नंबर लेकर उसे फोन भी किया। दानिश ने उसे दोबारा पाकिस्तान हाई कमीशन फिर बुलाया और इसके बाद दानिश से उसकी बातचीत होने लगी। दानिश ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। दानिश ने यूपीआई से उसे 20,000 रुपए दिए। दानिश ने उससे सेना से जुड़ी जानकारियां पूछी। दानिश ने कहा अगर नहीं है तो फिर इकट्ठा करो सेना से जुड़ी जानकारियां और उस तक पहुंचाओ। पाकिस्तान में लाहौर में गजाला के कुछ रिश्तेदार रहते हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि तुम यहां आ जाओ, कपड़े का व्यापार करेंगे। इसीलिए भारत से पाकिस्तान जाना चाह रही थी गजाला। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपको मनोज के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं मनोज से, ये गजाला का मनोज जो कबूलनामा अब सामने आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इस सारे किरदारों में दानिश एक बहुत अहम कड़ी है और दानिश वो शख्स है जो पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता था और लगातार वो इन सब के संपर्क में था। इतना ही नहीं, दानिश घूसखोर भी था और उसका पता इस बात से लगता है कि दानिश ने जो गजाला के साथ शख्स गिरफ्तार हुआ है यामीन, उसको ये कहा था कि आपका मैं वीज़ा लगवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ और लोगों को लेकर के आना होगा और उनसे आप पैसे भी ले सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अभी जो कल नूह से शख्स गिरफ्तार हुआ था उसका भी यही कहना था कि जब वो पाकिस्तान हाई कमीशन गया था वहाँ पर भी एक अधिकारी से मिला था और उस अधिकारी ने भी उसको ये कहा था कि तुमको सिम कार्ड प्रोवाइड करवाने होंगे, इसके अलावा कुछ लोगों को लेकर के आना होगा, आधे पैसे तुम रख लेना, आधे पैसे मैं रख लूंगा। तो कहीं ना कहीं दानिश और जो बाकी दूसरे अधिकारी पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहे थे वो घुसखोरी भी कर रहे थे। इसके अलावा जो भारत की जानकारियां हैं वो इनके जरिए जुटाने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि दानिश का नाम भी लगातार जो जासूस पकड़े गए हैं भारत के अंदर, उनकी कई इंटरोगेशन में सामने आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि दानिश और किन किन लोगों के संपर्क में था, क्योंकि जो भी कोई वीज़ा लगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन जाता था वहां पर दानिश से मुलाकात होती थी, बाकी और अफसरों से मुलाकात होती और उसके बाद उनको भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा था। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, देश के लिए जासूसी कर रहे गद्दारों में एक और नाम है जिसका अभी जिक्र मनोज भी कर रहे थे, यामीन। यामीन से पूछताछ हो रही है और यामीन ने अपने कबूलनामे में जो कुछ कहा है वो जान लीजिए जरा। पहले यामीन ने बताया कि वो 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। वीजा के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन गया था वो, तभी दानिश से उसकी मुलाकात हुई और दानिश ने कहा कि तुम लोगों के संपर्क में रहो। दानिश ने उसे कमीशन देने का लालच दिया। दानिश ने कहा कि जो वीजा बनवाने आएगा उससे कमीशन मिल जाएगा और इसके बाद दानिश के लिए काम करने लगा यामीन। तो देखिए, इसी तरीके की कहानी जो है वो जो एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में तारिफ की हुई है, उसने भी यही बताया कि कैसे पाकिस्तान दूतावास का ये अधिकारी कहता था कि कमीशन ले लेंगे, आधा तुम ले लेना, आधा मैं रख लूंगा। तो एक बार फिर जरा मनोज के ही पास चलते हैं। मतलब मनोज, इस मामले में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब घूसखोरी वो सामने साफ तौर पर नजर आ रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त ये अधिकारी दानिश, और कहीं ना कहीं वो लड़कीबाजी वाला एंगल भी इसमें सामने निकल कर आता है। जिस तरीके से पंजाब मलेरकोटला की महिला गजाला से कह रहा था कि तुमसे शादी करूंगा मैं, तो ये भ्रष्ट अधिकारी और ये पाकिस्तान का गुर्गा भारत में गद्दारी का नेटवर्क बिछाने के लिए जाल तैयार कर रहा था, लोगों को इस तरीके से फंसाकर अपने साथ। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, सिर्फ दानिश ही एक अधिकारी नहीं है, इसके अलावा जो तारीफ से पूछताछ हुई है उसने किसी दूसरे एक अधिकारी का नाम बताया था जिसका नाम बलोच था और बलोच का जब ट्रांसफ़र हुआ तो वो तीसरे अधिकारी के पास ले गया। तो दानिश भी एक कड़ी है, वो बलोच भी एक कड़ी है, इसके अलावा तीसरा भी कोई अधिकारी और चौथा भी हो सकता है और पाँचवा भी हो सकता है। तो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग वीज़ा दिलवाते थे, वो कहीं ना कहीं घुसखोरी का काम तो कर ही रहे थे, लोगों से पैसे तो ऐंठ ही रहे थे वीज़ा दिलवाने के नाम पर, उसके अलावा उन्हें भारत के खिलाफ तैयार भी कर रहे थे, यानी कि उनसे भारत
भारत की खुफिया एजेंसियों की जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश कर रहे थे। और दानिश का नाम लेकिन सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले के अंदर सामने आ रहा है। दानिश लगातार कई लोगों के संपर्क में था, वो कई पैसे भी ट्रांसफ़र कर रहा था, गजाला को भी उसने पैसे ट्रांसफ़र किए, इसके अलावा यामीन को भी किए और पैसे भी लिए उसने। तो दानिश तो एक मेन कड़ी है ही। इसके अलावा जब जांच आगे बढ़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों के और भी नाम सामने आएंगे, जो घुसखोरी के साथ साथ भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश भारत में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, ये एक तरीके से उसकी एक मोडस ऑपरेंडी हो सकती है भारत में अपने जासूसों का ये जाल बिछाने के लिए। इस पर आगे हम और चर्चा करेंगे। मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए मेरे साथ। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रही थी ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तानी हैंडलर की मदद से बांग्लादेश जाने की तैयारी में थी। जांच के दौरान ज्योति का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ गया है। इस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। ज्योति को बांग्लादेश का वीजा दिलवाने वाले की पड़ताल भी की जा रही है। पाकिस्तान चीन के बाद पाकिस्तानी हैंडलर की मदद से बांग्लादेश जाने की तैयारी में ज्योति। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश जाने की तैयारी में ज्योति मल्होत्रा, अपने आप में तस्वीर साफ हो रही है कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई की कठपुतली के तौर पर भारत के खिलाफ काम करने में जुटी हुई थी। बिल्कुल रोमाना, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है एक एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं। और अभी जिस बात का भी आपने भी जिक्र किया, वो दस्तावेज भी सामने आ गया है जिसमें उसकी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है बांग्लादेश जाने के लिए। हालांकि किस दिन ये भरा था वो जानकारी तो अब तक नहीं सामने आई है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास वो जानकारी भी आ चुकी है। तो जांच एजेंसियां यही पता करने की कोशिश कर रही हैं लगातार, रोजाना जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि आखिर ज्योति को कौन वो हैंडलर थे। क्योंकि जो है यहाँ पर दानिश का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए दानिश अकेला नहीं है। दानिश के अलावा भी उसके कई सारे और मददगार थे। क्या वो पाकिस्तानी एम्बेसी में ही थे या फिर बाहर भी हैं, या फिर जो उनको कौन कौन मदद कर रहा था ज्योति को, ऐसे तमाम लोगों की इस वक्त जांच चल रही है। और लेकिन ये जो दस्तावेज सामने आया है उससे ये तो साफ हो रहा है कि देखिए पहले पाकिस्तान गई, उसके बाद चीन गई और अब बांग्लादेश भेजने की तैयारी। तो ये अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क है जो ये सामने आता जा रहा है। और इसी वजह से जैसी हमको जानकारी मिली है कि सिर्फ इस वक्त हरियाणा पुलिस ही नहीं बल्कि एनआईए और आईबी ये एजेंसीज भी लगातार इस मामले में जो जांच चल रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा, यामीन या फिर जो है कुछ और लोग जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं वो तो एक शुरुआत कहा जा रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि वो एक तरीके से आईएसआई के इशारे पर भारत में एक नेटवर्क, जो जासूसों का नेटवर्क तैयार करने का काम कर रही थी। और उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, वो ये देख रहे थे कि कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसी महिला है जो कि पाकिस्तान जाना चाहती है और किसी भी हालत में वो वहां पर जाना चाहते हैं। तो उनको वीजा देने के नाम पर प्रलोभन दिया जाता था कि ठीक है हम आपको जो वीजा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा ये काम करना होगा। अगर एक बार वो पाकिस्तान होकर के वापस आते थे तो उनसे फिर कहा जाता था कि अगर आप जो है और हमको जानकारी देंगे तो आपको ना सिर्फ पैसा मिलेगा बल्कि हम आपकी और तरह से मदद करेंगे। तो ये तमाम जानकारियां अब तक की जांच में निकल के सामने आई हैं। और ये जो नया खुलासा है ये दिखा रहा है कि बांग्लादेश अगला जो है पड़ाव था ज्योति का, लेकिन वो कब जाना चाहती थी उस बारे में फिलहाल हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास में तमाम जानकारियां पहुंच चुकी हैं। और ये जरूर जानकारी सामने आ रही है अंकित कि ये सब कुछ जो करवाया जा रहा था वो पाकिस्तान में जो भी ज्योति का हैंडलर था बैठा हुआ वही ये सारी प्लानिंग कर रहा था। मतलब चीन ज्योति को भेजा गया, उसके बाद अब पाकिस्तान तो गई थी वो कई बार, बांग्लादेश भेजने की उसको तैयारी थी। मतलब ये सारी स्क्रिप्टिंग जो है वो पाकिस्तान में जो ज्योति का हैंडलर था वही बैठकर कर रहा था ज्योति के लिए। बिल्कुल, और इसमें अब जो है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वो जिस बात का भी मैंने जिक्र किया ना कि नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और उन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो ज्योति के मददगार थे। देखिए दानिश भारत में यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी में मौजूद था, लेकिन जब वो पाकिस्तान जाती है तो वहां पर उसको दूसरे लोग रिसीव करते हैं आकर के, और उसको वो ट्रीटमेंट मिलता है जो अमूमन जो है जब कोई और व्यक्ति जाता है तो उसको वो नहीं मिलता। यहाँ तक कि आकर जो है मीडिया के लोग भी जो इससे पहले कवरेज के लिए गए तो उस तरीके का ट्रीटमेंट, एक जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट, आप जिसका चाहिए उसका इंटरव्यू कर लीजिए, जिससे आप मिलना
चाहिए आप उससे मिल लीजिए जा करके। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ज्योति को उस वक्त ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जब वो चीन जाती है तो चीन, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की गठजोड़ लगातार सामने आती रही है। अभी भारत ने जब स्ट्राइक की उसके बाद भी देखा है कि चीन ने कैसे पाकिस्तान की मदद की है। तो वो गठजोड़ जो है, जो पाकिस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, ज्योति को यह भी प्रलोभन दिया कि अगर आप हमारे लिए, हमारे साथ में काम करेंगे तो आपको जो हम दुनिया के दूसरे देशों में भी भेजेंगे। तो चीन जा चुकी है, बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। तो ये साफ इशारा कर रहा है कि प्रलोभन ऐसा दिया जा रहा था कि अगर आईएसआई के इशारे पर काम करते रहेंगे तो फिर उनको जो है हर तरह से मदद की जाएगी। लेकिन उमाना ये भी नहीं भूलना होगा कि बांग्लादेश के इस वक्त जो है पिछले कुछ महीनों के या कुछ वक्त के हालात कैसे हैं। तो ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपने हैंडलर्स की मदद से उन लोगों को जो जासूस का काम कर रहे हैं उनको अपने हिसाब से यूज कर रहा था भारत के खिलाफ और महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने के लिए। जी बहुत धन्यवाद आपका अंकित गुप्ता। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ दानिश, गजाला, ज्योति यही वो नाम नहीं है। इस पूरे मामले में बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कबूलनामे भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से दानिश का कबूलनामा सामने आया, वीजा देने के नाम पर, कमीशन के नाम पर भारत में पाकिस्तान जासूस तैयार कर रहा था। तो उसके बारे में उसकी फोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। सोचिए ये साजिश कितनी खतरनाक है, ये देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। मोहम्मद तारीफ नाम के इस जासूस को हरियाणा के नूंह से पकड़ा गया है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में उसने पाकिस्तानी दूतावास के 2 अधिकारियों आसिफ बलोच और जाफर की भूमिका से पर्दा उठाया है। इसने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कबूल किया कि कैसे पाकिस्तान का वीजा देने के नाम पर पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी जासूसों का नेटवर्क तैयार कर रहे थे। फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी तो उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीजा नहीं लगेगा तेरा, तो अब कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। सर ये देशद्रोही का आरोप लगाया है, हमारे भाई पे झूठा आरोप है। मुझे कोई मारेगा तो मैं भी हाँग लूँगा, डर की वजह से तो कुछ भी हाँग सकता है आदमी। कितनी बार पाकिस्तान जा चुका है अब तक? सर ये कम से कम 3 बार गया है, परिवार के साथ गया, अकेला कभी नहीं गया। अब तक पंजाब और हरियाणा से कुल 7 जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 4 पंजाब से हैं और 3 हरियाणा से। हरियाणा के कैथल से पुलिस ने देवेंद्र सिंह नाम के जासूस को पकड़ा था। पता चला कि देवेंद्र सिंह व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान के 4 खुफिया एजेंटों को जानकारी लीक कर रहा था। क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा है कि वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे पीआईओज़ के, जिनसे उनकी पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी, तो वापस आके भी कंटिन्यूसली उनके साथ वो कांटेक्ट में रहे हैं। 4 पीआईओज़ के साथ उनके साथ डेटा भी शेयर करी है। पंजाब के गुरदासपुर से पकड़े गए 2 जासूसों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। पुलिस के मुताबिक इन्होंने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से जुड़ी अहम जानकारी लीक की थी। वहीं यूपी के कैराना से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही के घर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। नोमान के घर पर ताला लगा था। जानकारी के मुताबिक ये आईएसआई हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था। जो नोमान इलाही को गिरफ्तार किया है एटीएस ने, हरियाणा की जो पुलिस ने, इन तमाम लोगों ने अभी तक की जो जानकारी मिली, पिछले 2 सालों से नोमान इलाही पाकिस्तान के तमाम एजेंटों से बातचीत करता था। न केवल इकबाल काना बल्कि एक और नाम सामने निकल कर आया है, बिक्की उर्फ शाह। ये 2 जो लोग हैं उनसे ये लगातार टच में था और इसके व्हाट्सएप में लगातार बातचीत होती थी। यूपी के मुरादाबाद से भी जासूसी के आरोप में शहजाद की गिरफ्तारी हुई। वो रामपुर का रहने वाला है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उसके परिवार ने उसे बेकसूर बताया है। बेकसूर लिया है उन्होंने, कोई वो दोषी ठहराया जा रहे हैं, वो कोई उसमें कसूर उसमें नहीं है, कुछ नहीं, सब दोषी ठहराया जा रही है उन्हें। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ज्योति समेत 11 जासूस पकड़े जा चुके हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तफ्तीश में जुटी हैं कि देश में छिपी गद्दारों की ये टोली और कितनी बड़ी है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। टीएमसी से अभिषेक बनर्जी सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल होंगे। यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी विदेश दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी से बात की है। सीएम ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का नाम दिया है।
इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से यूसुफ पठान का नाम शामिल कर दिया गया था, जिसको लेकर टीएमसी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और टीएमसी की तरफ से फैसला लिया गया था कि अपने सांसद को वो इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनने देगी। लेकिन इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बातचीत की है ममता बनर्जी से, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का नाम आगे बढ़ा दिया है और अब अभिषेक बनर्जी जाएंगे विदेश दौरे पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं विजेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं विजेंद्र से क्या अपडेट मिल रहा है। विजेंद्र, देखिए, यूसुफ पठान का नाम पहले तय हुआ था कि वो डेलीगेशन में जो संजय झा वाला डेलीगेशन उसमें जाएंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया और जापान, और नाम भी अनाउंस हुआ था। उसके बाद ममता बनर्जी ने कल स्पष्ट किया था कि डायरेक्टली बात हुआ था, पार्टी को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, इसलिए यूसुफ पठान नहीं जाएंगे। अगर सरकार चाहती है कि उनके दल से कोई प्रतिनिधि दल जाए तो उनको ममता बनर्जी से बात करनी चाहिए। उसके बाद ही देखा गया कि आज ममता बनर्जी से बात किया किरण रिजिजू ने और ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का नाम नॉमिनेट किया है जाने के लिए डेलीगेशन में। अब देखना है कौन सी डेलीगेशन में अभिषेक बनर्जी जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। ऑपरेशन सिंदूर पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये बड़ा फैसला उत्तराखंड में लिया गया है। उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा फैसला है। उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का फैसला लिया गया है उत्तराखंड में। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। 26 निर्दोष लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, जिन्हें न्याय दिलाने के संकल्प के साथ भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात दुश्मन के दिल पर वार किया। ऐसा वार जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं की थी। एबीपी न्यूज एलओसी से ठीक पहले भारतीय सेना की उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा है जहां से भारतीय सेना के रणबांकुरों ने पाकिस्तान में महाविनाश किया। एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं एलओसी पर एक फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हूं और यहां से लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी है और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना ने इस पोस्ट से पाकिस्तान की कई पोस्ट को उड़ा दिया। और जहां पर मैं इस वक्त देख पा रहा हूं, हालांकि कैमरे से आपको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं जो तस्वीरें यहां पर देख पा रहा हूं उसके मुताबिक इसी पोस्ट से बहुत सारे जो पाकिस्तानी बंकर्स थे, पाकिस्तानी पोस्ट थी, उनको भारतीय सेना ने उड़ा दिया था। अगर उधर से गोली चलती थी तो भारत की तरफ से गोला चलता था और ऐसा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर से दिया गया था कि अगर पाकिस्तान से गोली चले तो भारत की तरफ से गोला चलना चाहिए। तो जब हम एलओसी पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं, तो तमाम चीज़ों को देखकर ये यहाँ ज़रूर महसूस कर पा रहे हैं कि किस कदर पाकिस्तान को यहाँ पर जवाब दिया गया, कार्रवाई की गई और कैसे पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया गया कि आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को याद रखेगा। और इस पोस्ट से भारतीय सेना ने इतना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, एलओसी। इस वक्त मैं एलओसी के करीब हूं और ये हमारी पहली पोस्ट कह सकते हैं जहां से हम बड़े हमले करते हैं पाकिस्तान के जो कार्रवाई होती है उसके जवाब में। और यहां पर भी हमारी तैनाती ऑपरेशन सिंदूर के समय इस पोस्ट ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह किया, पाकिस्तान के जो बंकर्स थे उनको तबाह किया और पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमला किया गया उसका मुंहतोड़ जवाब इस पॉइंट से दिया गया। और यहाँ पर हमारे साथ जो भारतीय सेना के शूरवीर हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। और हैवी मशीन गन यहाँ लगा कर रखी गई है ताकि इसका एक निशाना भी फिट रहता है किस दिशा में यह जाना है। और बाकायदा इस हैवी मशीन गन का इस्तेमाल भी ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया और उस समय अपनी जान की बाजी दांव पर लगाकर यहाँ हमारे भारतीय सेना के बहादुर जवान मौजूद रहे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को आप लोगों ने इस पोस्ट से? हाँ जी सर, जैसे हम सबको पता है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ उसके बाद हमारे सेक्टर से किसी दूसरे सेक्टर में काफ़ी भारी मात्रा में फायर हुई थी, लेकिन हमारे सेक्टर में 10 तारीख तक कुछ फायर नहीं हुआ। 10 तारीख की सुबह 5 बजे उन लोगों ने सीज फायर की उल्लंघन की। उसके बाद उनके जो फायरिंग थे इतना इफेक्टिव नहीं था, कभी ऊपर गिर रहे थे, कभी नीचे गिर रहे थे, मतलब बेतरतीब फायर था। तो हमें लगा कि उनका मोरल भी इतना सही नहीं है और मोरल डाउन है, साथ ही उनका फायर भी इतना एक्यूरेट फायर नहीं करता। तो इसी के चलते हमारी मनोबल भी बढ़ी और हम बिल्कुल साहस अपने जो पोस्ट की हालात, साथ ही अपने जवान की जो जोश
साथ ही हमारे जो अग्निवीर हैं उनकी जो एग्रेसिव भावना, उनको लेकर हमने जितने भी पोस्टों के ऊपर हथियार डिप्लॉय किया, वहाँ से ताबड़तोड़ उनको फायर किया और मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे वो पिन डाउन हो गए। पिन डाउन हो जाने के बाद ये कार्रवाई चलती रही दिन भर। तो रात को शाम के तकरीबन 5 बजे तो मीडिया द्वारा सीज फायर की जो घोषणा हुई, यहाँ भी रिपोर्ट मिला, तब के बाद उन लोगों ने फायर बंद की, फिर हमने भी फायर बंद किया। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें हमेशा सुनते आ रहे हैं। तो उन लोगों ने तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास धोखे से फिर फायर हमारे ऊपर गिराना शुरू हुआ, लेकिन उस टाइम भी उनका सटीक फायर नहीं था। उस टाइम भी ऊपर नीचे गिर रहे थे। तो फिर हमने हमारी जो भी फॉरवर्ड पोस्टें हैं जहाँ पर इस प्रकार की गने लगे हैं, बिल्कुल सटीक निशाने के साथ कारगर फायर, इन्हें इफेक्टिव फायर उनको डालकर उनके ऊपर भारी मात्रा में नुकसान किया। हमें कारगर क्या बोलते हैं, जो आगे वाला जो पोस्ट है वहाँ से क्लियर नज़र आ रहा था कि उनके जो बंकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नीचे गिर रहे थे। और जो कैजुअलिटी उनके चीखे, जो कैजुअलिटीज़ है उनका भी चीखे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रहा था। यानी पाकिस्तान की तरफ बहुत सारे सैनिक मारे गए। हाँ जी सर, काफ़ी सारे मारे गए। तो उसके बाद जब 11 तारीख को हम सुबह जब ड्रोन से रेकी किया, यानी फॉरवर्ड पोस्ट से भी दिखाई दे रहा है वैसे, तो देखा गया तो वहाँ पर जो एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस आने के बाद जितने भी जो कैजुअलिटीज़ है उनको ले जाया गया, और जो फतल है, जो डेथ हो चुके हैं, उनको फिर किसी बड़ी गाड़ियों द्वारा उनको पीछे इवैक्यूएशन की कार्रवाई की हुई। उसके बाद अभी तक ये सीज फायर की मर्यादा दोनों देश द्वारा रखा गया है। अभी पता नहीं है कि उनके द्वारा कब क्या हो सकता है, इसलिए हम हमेशा रेडी हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। आप कह रहे हैं कि अग्निवीर ने भी बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, तो अग्निवीर भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे यहाँ? हाँ जी सर, पूरा जो FDL है उसमें भी अग्निवीर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो उनके जो जोश है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर है। उनको जोश को लेकर हमें भी बहुत ही मतलब काम करने में मज़ा आ रहा था, कि काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये था सर। तो अग्निवीर ने खूब जमकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को परास्त किया। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो भी हथियार उनको दिया गया, उन लोगों ने बिल्कुल सटीक फायर किया और दुश्मन को डोमिनेट किया, बिल्कुल। तो देखिए, अग्निवीर भी इस ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हुए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये हैवी मशीन गन, इसकी कुछ खासियत आप बताना चाहेंगे, कितनी दूर तक ये दुश्मन को मार सकता है? हाँ जी सर, ये हथियार बहुत ही इफेक्टिव हथियार है। ये तकरीबन 1800 मीटर तक, 18 या 2000 मीटर, 18 से लेकर 2000 मीटर तक जहाँ पर यहाँ पॉइंट किया गया, ये पूरा ये ट्राइपॉड वगैरह फिक्स होना चाहिए। जहाँ पर हम एम लेके बैठे हैं वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट फायर डालेगा। जहाँ पर आप चाहोगे वहाँ पर फायर कर सकते हैं। और इसका खासियत ये है कि जो राउंड इसमें है, इसके राउंड के द्वारा पहले तो किसी भी बैफल वाल हो गया, कोई आर्मर प्लेट वगैरह हो गया, उसमें पेनिट्रेट करता है। उसके बाद फिर ये आग का 16 टाइप निकलता है, जिससे आग जो आसपास के जो इलाका है जला देता है। इसके जरिए दुश्मन की मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ हमें पॉसिबल होगा। देखिए, पूरी जानकारी दे रहे हैं कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के साथ साथ जो अग्निवीर हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इस पोस्ट पर हिस्सा लिया है, क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा देश में लगातार उठता रहता है। लेकिन आज यहाँ पर पहली बार आप ABP न्यूज़ पर ये सुन रहे हैं कि कैसे अग्निवीर के जो जवान हैं उन्होंने LOC पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज़, LOC। और मई में भारतीय सेना को रूस से अत्याधुनिक इग्लास एयर डिफेंस मिसाइल्स मिली, जिससे देश की एयर डिफेंस सिस्टम में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी सिस्टम ने भी भारत के लिए रक्षा कवच का काम किया। आखिर कैसे इग्लास सिस्टम ने दुश्मनों की कमर तोड़ी, दिखाते हैं आपको ABP न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह है भारत की इग्ला मिसाइल, और इसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की सेना कांप जा रही है, क्योंकि जितने भी ड्रोन हमले किए गए, जितने भी मिसाइल से हमला करने का प्रयास किया गया, अधिकतर हमलों को इसने नाकाम कर दिया। एक भी हमले इस इलाके तक नहीं कर पाया पाकिस्तान, और इसके लिए इग्ला मिसाइल अपने आप में एक ऐसा नाम है जो सुनकर पाकिस्तान कांप जाता है। आर्मी के ऑफिसर हमारे साथ में है। क्या खासियत है इग्ला मिसाइल की और ऑपरेशन सिंदूर में कैसे इसका प्रयोग किया? ये इग्ला मिसाइल एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो कि पैसिव एयर सीकिंग पे काम करती है, और इसकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर है। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे भी एनिमी के एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हुए, हमारे जो फाइटर्स मिसाइल के साथ तैनात थे उन्हें अर्ली वार्निंग मिली, और जैसे ही एयरक्राफ्ट इस मिसाइल की रेंज में आया, इन्होंने मिसाइल से एयरक्राफ्ट को लॉक ऑन किया, जो भी ड्रोन्स आए उनको लॉक ऑन किया और उन्हें शूट डाउन किया। देखिए, इस तरह से इग्ला मिसाइल कैसे पाकिस्तान इससे कांपता रहा, डरता रहा, क्योंकि एक भी हमला नहीं कर पाया, वो असफल रहा पूरी तरह से? सर, इसका रेट ऑफ सक्सेस काफ़ी है, इसीलिए जो भी उनके जो ड्रोन्स वगैरह आए थे उनको हमने अच्छे से लॉक ऑन किया, गिराया। एक भी हमारे पार नहीं जा पाया, इसलिए सर वो लोगों ने रूट ही चेंज किया था। कितना समय लगता है लॉक ऑन होने में इग्ला मिसाइल से? 5 से 7 सेकंड मैक्सिमम टाइम। 5 से 7 सेकंड? जी सर। ये कंधे पे है मिसाइल, साइड खुली हुई है,
बस ले करना है, अर्ली वार्निंग वहाँ से आई आकाशतीर से आई जाती है सर, उसी डिग्री में उसी एंगल में देखना है, मिला सामने लॉक ऑन करके लॉन्च करना है सर। मैं बताऊं कि हमारा जो आकाश तीर सिस्टम है जिसके बारे में आपने सुना होगा, उस सिस्टम में जैसे ही कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट हवा में आता है, हम अपने फायरर्स को अर्ली वार्निंग दे देते हैं किस डिग्री पे, कितनी हाइट पे और कितनी स्पीड से और कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारे फायरर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये अपने कैमोनेट या अपने जो भी बंकर से बाहर आते हैं और उस डायरेक्शन में टारगेट को सर्च करने लगते हैं। और जैसे ही टारगेट इनकी रेंज जो कि 5 किलोमीटर है उसके अंदर आता है, विदिन 3 to 5 सेकेंड्स ये उसको लॉक ऑन करते हैं और मिसाइल अपने ट्यूब से बाहर हो जाती है। देखिए कुछ सेकंड में ही इगला मिसाइल पाकिस्तान के हर हरकत को जवाब दे देती है और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरह हारा है कि अब आगे आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर याद रहेगा। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, एलओसी। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को भारतीय सेना ने वज्र शॉट के माध्यम से जैम भी कर दिया था। ये भारतीय सेना का वज्र शॉट है और इसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक तरीके से कहा जा सकता है। जैम कर देता है ड्रोन को। 2 किलोमीटर की दूरी पर फ्रीक्वेंसी अगर ड्रोन की मिली तो जिस बैंडविड्थ पे ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है वो इसे जैम कर देगा। तो अब देखिए इस वक्त इन्होंने जैमिंग को ऑन कर दिया, जैमिंग इन प्रोग्रेस। अब ये कैसे काम करेगा? तो ये 2 किलोमीटर का दायरे में जो भी आएगा ड्रोन 2.4 गीगाहर्ट्ज में उसको आरसी गुम हो जाएगा और ये जीपीएस लॉस हो जाएगा। जैमिंग कर दिया, अब ड्रोन का क्या होगा? ड्रोन मतलब ड्रोन्स क्या होते हैं, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5.8 गीगाहर्ट्ज के बैंड में उड़ते हैं। ये क्या करता है, जैसे ही हम जैमिंग ऑन करते हैं तो उसका आरसी से जो कनेक्शन है, रिमोट कंट्रोलर से जो कनेक्शन है वो लूज हो जाता है। तो अब जो ऑपरेटर उसको उड़ा रहा था, अब उसके कंट्रोल में नहीं है वो ड्रोन, अब वो ड्रोन इंडिपेंडेंट हो गया है अभी। और यहाँ पे जीपीएस जैमिंग का बटन है, तो जीपीएस जैमिंग में क्या है, ड्रोन को अपनी ओन लोकेशन नहीं है, उसकी जीपीएस सैटेलाइट 0 हो जाएंगी। तो अगर आप उसके डिस्प्ले पे भी देखोगे तो इट विल शो 0 सैटेलाइट्स। इसका मतलब ये है कि ड्रोन अब वापस आरटीएस नहीं हो सकता। ड्रोन्स में रिटर्न टू होम करके एक फीचर है, पर जैसे ही जीपीएस लॉस्ट हुआ तो उसको पता ही नहीं उसकी होम लोकेशन है क्या, तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। तो वो ड्रोन जब तक उसकी बैटरी होगी उसके बाद वो वहीं पे गिर जाएगा। तो ये इससे आप 2 किलोमीटर तक जैम कर सकते हैं। 2 किलोमीटर तक हम जैम कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज जीपीएस बैंड्स और 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले जो छोटे ड्रोन्स आते हैं उनको भी जाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किस तरीके से आप लोगों ने वज्र शॉट का इस्तेमाल? हमने जो एनिमी ड्रोन्स हमें दिखाई दे रहे थे, हमने वज्र शॉट यूज करके उनको जैम किया है और उनको इनफेक्टिव कर दिया है वहीं पे। वज्र शॉट से दुश्मनों के ड्रोन को इनफेक्टिव कर दिया और उन्हें पूरी तरह से उनका जो रिमोट कंट्रोलर था उससे अलग कर दिया। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, एलओसी। इस वक्त मैं एलओसी के करीब मौजूद हूं और यहां पर एक आरएमजी पोस्ट है जो कि लॉन्ग रेंज हैवी मशीन गन के साथ यहां पर भारतीय सेना के जवान लगातार तैनात हैं। दुश्मन की तरफ इनका निशाना है कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत की जाए पाकिस्तान की तरफ से, तुरंत उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो इस तरह लगातार 24 घंटे एक पोस्ट पर भारतीय सेना के जवान ड्यूटी देते हैं ताकि दुश्मन को हमेशा सबक सिखाया जा सके, हमेशा रेडी मोड में रहा जा सके, किसी भी वक्त कुछ भी हो तो तुरंत तैनात रहें। इसके साथ ही इस पोस्ट के साथ साथ यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है जिसके लिए बाकायदा जवानों को तैनात करके रखा गया है। बुलेट प्रूफ ये पूरी गाड़ी है और इसके ऊपर भी हैवी मशीन गन को तैनात किया गया ताकि हर हालात में, हर स्थिति में इससे निपटा जा सके, कोई भी स्थिति आए। और ये पूरी की पूरी डायरेक्शन एलओसी की तरफ है। मैं सर से कहूँगा सर थोड़ा सा इस तरफ करते हुए हम बातचीत करते हैं कि हमें बताएंगे इस पोस्ट के बारे में और बख्तरबंद गाड़ी के बारे में, कैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय आप लोग तैनात रहे, कैसे दुश्मन के हर हमले को आप लोगों ने नाकाम किया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो उस समय हमारी जो आरएमजी पोस्ट थी उसने लगातार दुश्मन की पोस्ट की तरफ और दुश्मन की हरकत की तरफ लगातार फायरिंग करते रहे। ये जो मेरे आरएमजी हथियार है ये 1200 मीटर तक दुश्मन को इंगेज कर सकता है। उसके साथ साथ ही हमारी जो ये बख्तरबंद गाड़ी है आर्माडो, इसमें हम एरिया वेपन जितने भी हैं, एमएमजी, एजीएल, एटीजीएम सभी लॉन्च करके हम इसमें लगातार दुश्मन के ऊपर फायर करते रहे, जिससे दुश्मन का जो सर है हमने उठने नहीं दिया। दुश्मन का सर उठने नहीं दिया, लगातार यहाँ से आप जवाब देते रहे। जी सर, हमने तब तक उनकी फायरिंग का जवाब हमने नहीं दिया था जब तक उन्होंने फायरिंग नहीं की, लेकिन जब उन्होंने फायरिंग शुरू करी तो उसके बाद हमने फायरिंग का जवाब फायरिंग से देते हुए उन्हें कभी भी उठने नहीं दिया। जो हम लोगों ने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि गोली अगर पाकिस्तान से चलती है तो भारत गोला से जवाब देगा, तो उसी स्पिरिट के साथ आप लोगों ने यहाँ एलओसी पर जवाब दिया है। जी सर, हमने वही तर्ज पे हमने जवाब दिया कि गोली के बदले गोला, गोली के बदले गोला। उसी तर्ज पर भारतीय सेना ने यहाँ जवाब दिया और भारतीय सेना की इस बहादुरी की वजह से ही पाकिस्तान हारा और पूरा भारत देश आज गर्व कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, एलओसी। ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह बौखलाए पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
जमीन और हवा में परास्त होने के बाद उसने एलओसी के पास जबरदस्त फायरिंग की, जिसका जवाब भारतीय सेना के पास पहले से ही मौजूद था। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट से सेना की मोर्टार टीम ने क्या जलवे दिखाए हैं, विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय सेना ने मोर्टार से भी जवाबी कार्रवाई की और यहाँ पर ये पूरी टीम आप देख रहे हैं भारतीय सेना की जब जवाबी कार्रवाई कर रही थी उस समय पाकिस्तान की नींद उड़ी पड़ी थी। पाकिस्तान के तमाम पोस्ट को, तमाम ठिकानों को लगातार नष्ट किया जा रहा था जवाबी कार्रवाई में। यहाँ पर जो ऑफिसर मौजूद है मैं उनसे जानता हूँ कैसे मोर्टार की जो पूरी टीम है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को धूल चटा रही है। हमने जो है पहले से ही इसकी तैयारी किए हुए थे। जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो दुश्मन को जो है हमने भरपूर मात्रा में जवाब दिया। इसके लिए हमने जो चुनिंदा टारगेट थे उनको पहले से चुने हुए थे और हमारे पूरी टीम जो है कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन में था। मोर्टार का इस्तेमाल कैसे हुआ, किन किन इलाकों में हुआ पाकिस्तान पर? मोर्टार का जो दुश्मन की कुछ चुनिंदा पोस्टें थी जहाँ से आतंकवादी गतिविधियों को वो बढ़ावा दे रहे थे और वहाँ से जो है अपने देश के विरुद्ध कुछ कार्रवाई कर रहे थे, उन टारगेटों को हमने एंगेज किया था लॉन्ग दूरी के ऊपर। तो कितनी दूर तक यहाँ से टारगेट किया होगा? मैं मोटर को जो है 4.5 से 5 किलोमीटर तक जो है दूरी के ऊपर टारगेट को एंगेज किया। तो देखिए यहाँ पर, और उस रात क्या हुआ जब पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया? जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया तो हमें आदेश मिला, उस आदेश के ऊपर हमने 3 से 4 मिनट के अंदर जो है दुश्मन को भरपूर मात्रा में जो है फायर खोला और उसको जो है सजा दिया। देखिए मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ सबक इस टीम ने सिखा दिया था। तो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जो जवान लगातार शामिल थे उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारतीय सेना ने कैसे इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की जो ISI है उसको सबक सिखाया है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज़, LOC। तो LOC पर गई हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट्स में भारतीय सेना की जो शूरवीरता है वो तो दिखाई ही। अब भारतीय सेना के जाबाजों से जरा खुद सुनिए कि आखिरकार उनकी वीरता के आगे दुश्मन ने कैसे घुटने टेके। इस वक्त हम LOC पर एक फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे साथ भारतीय सेना के वो बहादुर जवान मौजूद हैं जिन्होंने POK और पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान की पोस्ट को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि वहां की सेना भारतीय ताकत को एक बार फिर से जान गई है, डर गई है। उसके बाद उन्होंने सीज फायर का अनुरोध कर दिया। तो सबसे पहले इन्हीं से शुरू करते हैं, क्या हुआ था उस समय 6-7 मई जब आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया? कैसे आप लोगों ने जवाब दिया पाकिस्तान की सेना को? 7-8 मई की रात की बात है। तो जब भारतीय सेना द्वारा दुश्मन के कुछ एक आतंकी लॉन्च पैड के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया। तो हमारी भारतीय सेना की तैयारी उस तरीके की थी, हमने उनको भारी मात्रा में फायर कर कर अच्छा जवाब मुंह तोड़ दिया और भारी मात्रा में उनको नुकसान पहुंचाया। हमारी मशीन गन्स, मोटार, काफ़ी कुछ एक अच्छे वेपन थे जिन्होंने पाकिस्तान की पोस्टों को अच्छे तरीके से भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाया। देखिए पाकिस्तान की पोस्टों को नुकसान पहुंचाया। कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए होंगे इस ऑपरेशन में? उसके बीच में कोई क्वांटिटी का कोई ख़ास पता नहीं है। बाकी जितनी भी पोस्टें थी उनके रूट थे, जो उनके लिविंग एरिया थे, उनको हमने क्लोज रैकी करके रखा था। उनकी पोस्टों के लूप होल के अंदर बैरलें फिट करके रखी थी। हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही हमारे पर फायर आया उनका इफेक्टिव फायर नहीं आ पाया और हमने जितनी भी पोस्टें थी उनको नष्ट कर दिया। जो कि हमारे उग्रवाद को वो इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए पोस्ट बना रखी थी उन्होंने, उसको हमने तहस नहस कर दिया। और उसके बाद जब हमारे पर इफेक्टिव फायर नहीं आया और पीछे वाले सिविलियन एरिया के बीच में उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे जो आतंकी लॉन्च पैड थे उनको भी इन लोगों ने नष्ट किया। कितने कम समय में आप लोगों ने आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया, पाकिस्तानी पोस्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? कितने वक्त में? जब उस दिन हम पे फायर आया उस रात को, तो उसके बाद हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा हमको ऑर्डर मिल गया कि हमको उनके फायर का जवाब मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मतलब कुछ ही मिनटों में हमारे जितने भी पोस्ट है वो सारे एक्टिवेट हो गए। हमने अपने इन्फेंट्री के सपोर्ट वेपन से जितने वो सारे एक्टिवेट हो गए और जितने भी उनके पोस्ट वगैरह थे उन पे काफ़ी इफेक्टिव फायर डाला। हालांकि उनका भी फायर आया हम पे, पर उनका फायर इतना इफेक्टिव नहीं था हमारे पे। पर हमारा जितना भी फायर रहा हमको पता है कि काफ़ी इफेक्टिव फायर रहा, जिससे उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ उस दिन। देखिए पाकिस्तान का अच्छा खासा नुकसान हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान की नापाक सेना को? पाकिस्तान की नापाक सेना को हम यही संदेश देना चाहेंगे, 1965, 1971 और ये कारगिल वार और इसके अलावा ये लेटेस्ट जो अभी
हमारा बार हुआ है 2025 वाला, इसको पाकिस्तान ने देख ही लिया और पहले भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको हर बार ऐसा सबक सिखाया जो ज़िंदगी भर वो भूल नहीं सकते। इसके 4 दिन के दौरान जो हमारी आर्टी गन्स और इन्फेंट्री स्पोर्ट वेपन जिसमें मोटर्स, हमने काफ़ी इफेक्टिव फायर डाल के उनकी पोस्ट और उनके एलसी और आईबी के नज़दीक जो टेररिस्ट लॉन्च पैड हैं उनको बर्बाद किया है। और आने वाले समय में भी हमने उनकी सभी पोस्ट का डाटा हमारे पास ऑलरेडी है। ऐसा मौका दोबारा मिलेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे वो जो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे और भूले भी नहीं हैं। देखिए, पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है जिसे ज़िंदगी भर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार नहीं भूल पाएगी। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, एलओसी। भारतीय सेना की आर्टिलरी टीम ने पाकिस्तान को गोली का जवाब गोला से दिया। किस तरह से दिया, सीधे आपसे जानते हैं। देखिए, हम भारतीय सेना के आर्टिलरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारी आरटी ने दुश्मन की एक गोली का जवाब गोले से दिया और अगर उसने एक गोला हमारे ऊपर मारा तो हमने उसका जवाब 20 गोलों से दिया। तो जैसे ही दुश्मन ने हमारे ऊपर फायर किया तो फर्स्ट उसने फायर किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर इतना सीवी डाला कि उसको निस्ते नाबूद कर दिया हमने। और उसने जो सीज़ फायर वायलेशन किया था हमारे ऊपर, उसे वापस सीज़ फायर करने के लिए हमने मजबूर किया। दुश्मन के हमारे जितने भी गन पोजीशन थे सबको हमने निस्तो नाबूद किया, उसको टारगेट किया और जो जो उसके मेन डीप टारगेट थे उनको बर्बाद करके उसकी हमने कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के डीप टारगेट को बर्बाद करके कमर तोड़ दी। किस तरह से पाकिस्तान सबक सीखा इस बार भारतीय सेना के बहादुर जवान? सर, जैसे कि पाकिस्तान अगर अपने नापाक इरादों के लिए फेमस है और इंडियन आर्मी की आर्टिलरी या इंडियन आर्मी अपने ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और उसके बाद अपनी जवाबी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहती है, तैयार बर तैयार है। हमने उसके टेररिस्ट लॉन्च पैड को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की नापाक ठिकानों को ध्वस्त किया है और उसको नाको चने चबाए हैं और आर्टिलरी इसके लिए हमेशा तैयार रहेगी। गोली का जवाब हमेशा उसे गोले से ही मिलेगा। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत दोबारा करेगा तो उसको अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। हाउ इज द जोश? हाई सर, नो डाउट सर, बिल्कुल हाई सर। हम तो ये कर रहे हैं कि एक बार पाकिस्तान सीज फायर नहीं वायलेशन अगर की है तो सीज फायर नहीं डिक्लेयर करता तो हम आज उसे ऐसे घुटनों के बल लाते कि वो दोबारा जो उसने 65, 71 और 99 और जो अभी 2025 में उसने हिमाकत की है कि वो दोबारा ना करे। उसको ऐसा जवाब दिया जाता कि वो ज़िंदगी भर उसकी पूछते याद रखती। देखिए, यहाँ पर गोली का जवाब गोला से देने वाले बहादुर जवानों को आपने सुना, इसीलिए कहते हैं हाउ इज़ द जोश, तो जवाब मिलता है जोश इज़ हाई। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पर्यटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिव्यू मीटिंग की है और इस बैठक में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे। पर्यटन मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद थे। पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रिव्यू मीटिंग ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।